जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे और साइंस में हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे। फिजिक्स में आपको लाइट हम बता रहे थे। लाइट में हम आपको स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब, दर्पण सूत्र, आवर्धन और दर्पण सूत्र से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देख चुके थे। तो दर्पण वहाँ समाप्त हुआ। अब हम लोग लेंस पढ़ेंगे। लेकिन जैसे हम लोग दर्पण पढ़ने से पहले परावर्तन पढ़े थे, रिफ्लेक्शन पढ़े थे, वैसा ही लेंस पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। क्योंकि दर्पण जो था हमारा वह परावर्तन पे वर्क कर रहा था, परावर्तन पे कार्य कर रहा था। तो उसी टाइप से लेंस भी हमारा जो होता है अपवर्तन पे वर्क करता है, अपवर्तन पे कार्य करता है। तो लेंस पढ़ने से पहले जो हमारा है अपवर्तन को पढ़ना जरूरी है, अपवर्तन को जानना जरूरी है। लेकिन अपवर्तन पढ़ने से पहले एक दो छोटा छोटा टॉपिक है जिसका यूज काफ़ी है अपवर्तन में, तो वह काफ़ी परेशान करता है। तो उस टॉपिक को पहले हम बता देते हैं ताकि वो कन्फ्यूजन जो है यही क्लियर हो जाए। जब उसका यूज हो उस समय आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जैसे हम आप लोग फर्स्ट दिन क्लास किए होंगे प्रकाश का, तो उसमें हम प्रकाश का चाल यानी प्रकाश का वेग के बारे में बता रहे थे। तो उसमें हम बताए थे कि प्रकाश का वेग या प्रकाश का चाल जो होता है वह माध्यम पे डिपेंड करता है कि कोई माध्यम कैसा है तो उसका प्रकाश का वेग कैसा होगा, वह माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा जो माध्यम होता है या प्रकाश की जितनी भी परिघटना घटती है, प्रकाश का चाल हो, प्रकाश का वेग, प्रकाश मुड़ता हो या प्रकाश दूर जाता हो, ये जितना भी घटना घटता है प्रकाश से रिलेटेड वह दो ही माध्यम में घटता है। प्रकाश से रिलेटेड जितना भी घटना घटता है वह दो माध्यम में ही घटता है। उनमें से एक माध्यम होता है हमारा सघन माध्यम और एक माध्यम हमारा होता है विरल माध्यम। नाम सुने हैं, जो लोग पढ़े होंगे सुने होंगे। एक हमारा होता है सघन माध्यम, एक हमारा होता है विरल माध्यम। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जब भी हम सघन और विरल के एग्जाम्पल को कंपेयर करेंगे तो दोनों के एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब ही होता है तुलना। आप सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए सघन का और उसमें आप खोजिएगा कि यह सघन है कि विरल है तो थोड़ी पता चलेगा। एक इसका एग्जाम्पल लीजिएगा, एक इसका एग्जाम्पल लीजिएगा, तब ना पता चलेगा कि यह सघन है कि यह विरल है, कि यह विरल है कि यह सघन है। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे तो दोनों माध्यमों का एग्जाम्पल लेके हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारा कंपेयर किसी से करना हो तो कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए ना, तब ना उससे हम कंपेयर करेंगे अपना कि हम उससे लंबे हैं कि हम उससे नाटे हैं। तो कंपेयर करने के लिए कम से कम दो माध्यम की आवश्यकता है। तो चलिए, सबसे बेसिक और पहला बात कि सघन माध्यम कहते किसको हैं, विरल माध्यम कहते किसको हैं। तो किताबी परिभाषा को छोड़िए, आपको इंटर का एग्ज़ाम नहीं देना है कि आपको डिफिनेशन जाके लिखना है या कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है। कंपटीशन में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो एग्ज़ाम में किसी तरह क्वेश्चन बन जाए, हमारा प्रयास यही होगा। तो आप सरल भाषा में समझिए, सघन माध्यम का मतलब होता है कि जहाँ मतलब घनिष्ठता ज़्यादा हो, जहाँ घन ज़्यादा हो, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, जहाँ अगर कोई जाए तो बॉडी को सिकुड़ना पड़े। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आप मेला में जा रहे हैं तो वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है। तो अब कंपेयर करेंगे कि किसके अपेक्षा मेला में भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है। हम बोले थे कि हमेशा कंपेयर करेंगे तो दोनों का एग्जाम्पल लेके ही कंपेयर करेंगे। तो अगर आप मेला में जा रहे हैं, अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, फील्ड मतलब कोई ग्राउंड हो कॉलेज का जहाँ एक्सरसाइज करने आप जा रहे हैं या मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि कहाँ मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा। तो मेला में ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा किसके अपेक्षा, कॉलेज के फील्ड के अपेक्षा। तो वहाँ जहाँ मेला में भीड़ भाड़ होगा वहाँ बॉडी हमको सिकुड़ना पड़ेगा। वह जगह घना जगह होगा, मेला जो होगा वह हमारा घना जगह होगा। तो वह हमारा क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। यानी मेला वाला जो जगह हो गया वह सघन, फील्ड वाला जो जगह हो गया वह हो गया विरल। इतना बात को समझें कि जहाँ जिस माध्यम से हम कंपेयर कर रहे हैं उस माध्यम के अपेक्षा अगर जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो,
जहाँ ज़्यादा घना जगह हो, जहाँ ज़्यादा घनियाई लोग हो, जहाँ कंजेस्टेड जगह ज़्यादा हो तो वो हमारा होगा सघन। और जहाँ इसके अपेक्षा कम मतलब कि भीड़ भाड़ हो, कम घन हो, कम लोग हो तो वो होगा हमारा विरल। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, ये मेरा एक बॉक्स हो गया, इस बॉक्स में मान लीजिए कि 500 बॉल है, इसमें हम लोग 500 बॉल को रखेंगे इस बॉक्स में। और ये हमारा बॉक्स हो गया एक, इस बॉक्स में मान लीजिए कि हमको 100 बॉल ही रखना है, 100 बॉल ही रखना है। तो 500 बॉल को रखना होगा तो हम ऐसे ऐसे मान लीजिए कि इसमें 500 बॉल रखा गया है, ये ऐसे 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 ये ऐसे। बॉक्स का साइज दोनों सेम है, ये नहीं कि इसको 100 को बॉक्स रखना है तो इसका छोटा कर दीजिएगा, इसको 500 रखना है तो इसका बड़ा कर दीजिएगा। तो 500 बॉल को इसमें हम हटा दिए, इसमें 100 बॉल को हटाएंगे तो कुछ बॉल देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा। ये मान लीजिए हमारा ए हो गया, ये मान लीजिए हमारा बी हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि यह ज़्यादा घन है, यह ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह है, तो बी के अपेक्षा यह ज़्यादा सघन है। बी के अपेक्षा ए जो है यह ज़्यादा सघन है, और ए के अपेक्षा बी जो है वह विरल है। बी के अपेक्षा ये सघन है और ए के अपेक्षा बी विरल है। ना बात को समझें। अब हम रियल वाला माध्यम लेके एग्जाम्पल समझेंगे। ये बॉल और बक्सा तो ये मतलब कि झूठा वाला था, अब रियल वाला एग्जाम्पल लेके हम लोग अब समझेंगे। तो समझिए इस बात को। तो आप हमें बताइए कि अगर हम पानी और हवा से कंपेयर करें, कभी भी कंपेयर करने के लिए हमें दो माध्यम की आवश्यकता होगी। पानी और हवा से कंपेयर करें तो आप हमें बताइए कि कौन सा माध्यम सघन होगा, कौन सा माध्यम विरल होगा, कौन सा माध्यम सघन होगा, कौन सा माध्यम विरल होगा। बताइए, कुछ सोचिए। चलिए एक बात बताइए कि हवा जो होता है इसके अपेक्षा पानी ज़्यादा मतलब कि घनिष्ठता से रहता है। पानी का कण जो होता है वो एक दूसरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से होते हैं। इस बात को तो हम लोग जानते हैं कि पानी जो होगा हवा के अपेक्षा कभी भी ज़्यादा घनियाइल होगा, ज़्यादा घना होगा। तो ज़्यादा घना ये है हवा के अपेक्षा, ज़्यादा घना ये है, तो ज़्यादा घना अगर पानी है तो हमारा पानी जो हो जाएगा वो सघन माध्यम हो जाएगा, और हवा जो हो जाएगा वो विरल माध्यम हो जाएगा। इतना बात को समझें। अब आगे आइए। अगर हम कंपेयर करें पानी और कांच में तो आप हमें बताइए कि कौन सा माध्यम ज़्यादा कौन सा माध्यम सघन होगा, कौन सा माध्यम विरल होगा पानी और कांच में। सोचिए। चलिए, पानी के अपेक्षा हम जानते हैं कि कांच का कण जो होगा वह ज़्यादा घनियाइल होगा, ज़्यादा घन होगा। कांच में जो होगा पानी के अपेक्षा ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा। कांच का जो कण होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से होगा। कांच का कंप्रेसिव जो होगा, कंप्रेसर होगा, वह ज़्यादा होगा पानी के अपेक्षा, यानी ज़्यादा यह घनियाइल होगा, ज़्यादा लगे लगे होगा कांच के अपेक्षा, पानी के अपेक्षा। तो कांच का ज़्यादा घनियाइल होगा, ज़्यादा लगे लगे होगा। तो यह हमारा हो गया कांच जो हो जाएगा, यह हमारा हो गया सघन माध्यम, और पानी जो हो गया हमारा यह हो गया विरल माध्यम। अब चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं कांच और हीरा। हीरा देखे हैं, डायमंड। आजकल शादी ब्याह में लड़की लोग का डिमांड ज़्यादा रह रहा है। कांच और हीरा, इसमें बताइए कि कौन सघन माध्यम होगा, कौन विरल माध्यम होगा। तो हम लोग जानते हैं या हम लोग ऐसे भी देखते हैं, तो कांच जो होता है उसके अपेक्षा हीरा का जो कण होगा वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज़्यादा घना होगा, ज़्यादा एक दूसरे से उसका बॉन्डिंग होगा। इसमें कणों की संख्या ज़्यादा होगी, ज़्यादा इसका मजबूती भी ज़्यादा होगा। तो इसमें कणों की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा घना होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यह जो हमारा होगा वह कांच के अपेक्षा हीरा हमारा सघन होगा, और कांच जो होगा हमारा वह विरल होगा। कांच जो होगा हमारा यह विरल होगा। इतना बात को समझे।
पानी और हवा में हम कंपेयर किए तो पानी ज़्यादा घनियाइल है हवा के अपेक्षा, तो पानी हमारा सघन माध्यम होगा। पानी और कांच में हम कंपेयर किए तो कांच हमारा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा घनियाइल है पानी के अपेक्षा, तो कांच हमारा सघन माध्यम होगा। हीरा और कांच में हम कंपेयर किए तो हीरा हमारा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा मजबूत है, इसका कण ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में है, तो कांच के अपेक्षा, तो हीरा हमारा कांच के अपेक्षा जो होगा वह सघन माध्यम होगा। इतना बात को समझे तो हम आशा करते हैं कि आप सघन और विरल माध्यम को समझ गए होंगे। इसका यूज काफ़ी जगह है अपवर्तन में, इसलिए ये चीज़ बताना ज़रूरी था। अब चलिए एक पॉइंट और है, एक बात और है, एक टॉपिक और है जिसका यूज अपवर्तन में अपवर्तन में है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तन नहीं कह रहे हैं हम, अपवर्तनांक नाम सुने हैं, जरूर सुने होंगे, पढ़े होंगे तब। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक बात कि अपवर्तनांक कहते किसको है, अपवर्तनांक कहते किसको है, तनी दिमाग पे जोर दीजिए और बताइए कि अपवर्तनांक होता क्या है या कहते किसको है, कहते किसको है या होता क्या है, बताइए। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए किताब में तो आपको परिभाषा मिलेगा एकदम किताबी वाला भाषा में, लेकिन वो चीज़ यहाँ उसका भी यूज है, ऐसा नहीं है कि उसका यूज नहीं है, लेकिन हमको समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डिफिनेशन जाके एग्जाम में लिखना नहीं है। तो किताब में देखिएगा तो अपवर्तनांक को लिखा होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य या किसी माध्यम और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन इतना बात से आपको समझ में नहीं आया कि अपवर्तनांक क्या है, हम बात को समझ गए हैं। तो सरल भाषा में समझिए, अपवर्तनांक का मतलब होता है चमक, चमकीला, यानी जो वस्तु या माध्यम जितना ज़्यादा चमकीला होगा, जो वस्तु जितना ज़्यादा चमकेगा उसका अपवर्तनांक उतना ज़्यादा होगा। जो वस्तु जितना कम चमकेगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। अब हम कम चमक रहे हैं तो हमारा अपवर्तनांक कम होगा, अगर हमारे अपेक्षा बबिया ज़्यादा चमक रही है तो उसका अपवर्तनांक हमारे अपेक्षा ज़्यादा होगा। यहाँ भी हम कंपेयर करेंगे अपवर्तनांक को, तो कंपेयर का मतलब तुलना ही होता है। तो एक माध्यम को दूसरे माध्यम से करेंगे तभी जाके ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अकेले हम कौन से अपवर्तनांक को कैसे कंपेयर करेंगे कि इसका चमक कितना है कितना नहीं, हम दो माध्यम लेंगे तब ना पता चलेगा। जैसे हम कांच लेंगे, हीरा लेंगे, तब ना पता चलेगा कि ये दोनों में अपवर्तनांक किसका ज़्यादा है, दोनों में चमक किसका ज़्यादा है, दोनों का अपवर्तनांक में कम किसका है, दोनों में से चमक किसका है। तो दो माध्यम को लेंगे तभी हम कंपेयर कर पाएंगे अपवर्तनांक को। तो अपवर्तनांक का मतलब हम सरल भाषा में क्या बताएं, चमक। याद रखिएगा कि जिसका चमक जितना ज़्यादा होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन विज्ञान की भाषा में हम लोग क्या समझते हैं, अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू द्वारा डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य, दोनों लिख देते हैं, कहीं कहीं आपको तरंग दैर्ध्य भी मिलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में
प्रकाश की चाल या तरंगदैर्ध्य। ये हो गया हमारा अपवर्तनांक। इसको चलिए थोड़ा सा हम और शॉर्ट करते हैं। म्यू हो गया हमारा। निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन हम यहाँ मीटर पर सेकंड नहीं लेंगे। काहे कि हमारा अपवर्तनांक जो होता है वह मात्रकहीन होता है, बीमाहीन होता है। यहाँ भी देखिए चाल है, यहाँ भी देखिए चाल है, दोनों चाल कट जाएगा, इसलिए इसका मात्रक खत्म हो जाएगा। तो अपवर्तनांक जो होता है मात्रकहीन होता है, बीमाहीन होता है। तो शॉर्टकट में अगर हम इसको लिखें तो म्यू बराबर 3 × 10⁸ और उसके बाद किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का थोड़े कोई शॉर्टकट है। यहाँ तो हम देंगे लिखेंगे कि किसी माध्यम, जो माध्यम दिया होगा उसी का लिखेंगे हम, या उसको ज्ञात करेंगे। किसी माध्यम, इसको माननीय मत पढ़ लीजिएगा, माध्यम पढ़िएगा। शॉर्टकट में हम लिखे हैं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जहाँ हम यूज करेंगे, अब इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे कि म्यू बराबर हमारा जो होगा 3 × 10⁸ बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इतना बात को समझ गए। अब अपवर्तनांक का 2-4 प्रॉपर्टीज होता है, 2-4 गुण होता है, जो हम सघन माध्यम, विरल माध्यम बताए हैं उससे रिलेटेड है। तो जो क्या होता है समझिए। पहला जो होता है कि यानी जो माध्यम जितना सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा होगा। जो माध्यम का सघनता ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। यानी अपवर्तनांक हमें सघनता और विरलता की पहचान कराता है। कोई माध्यम कितना सघन है, कोई माध्यम कितना विरल है, या कोई माध्यम सघन है या विरल है, उसकी पहचान हमें अपवर्तनांक कराता है। यानी जो माध्यम की सघनता ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। तो इसको उल्टे भी कह सकते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वह माध्यम उतना ही सघन होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका सघनता भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ भी हम अपवर्तनांक को कंपेयर करेंगे दो माध्यमों के बीच में। एगो माध्यम लेकर हम अपवर्तनांक नहीं न ढूंढेंगे कि यह कम है कि बेसी है। दूगो चीज़ रहेगा तब न पता चलेगा कि उससे यह कम है कि ज़्यादा है। तो हम क्या बताएं कि किसी माध्यम का अगर सघनता ज़्यादा हो, सघनता अगर ज़्यादा हो, जिसका सघनता अधिक, उसका अपवर्तनांक भी अधिक। यानी इसको उल्टा भी हम रिवर्स कह सकते हैं कि जिसका अपवर्तनांक अधिक उस माध्यम का सघनता अधिक। अब हम कुछ माध्यम का अपवर्तनांक लिख रहे हैं, वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे हम साफ 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं माध्यम को और वहाँ से उसके अपवर्तनांक को, ये मान लीजिए हमारा हो गया माध्यम और एक साइड हम लिख दिए अपवर्तनांक। माध्यम में पहले मान लीजिए हम लेते हैं निर्वात। ऐसे तो निर्वात कोई माध्यम नहीं है, काहे कि यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ तो हवा भी नहीं होता, इसलिए निर्वात कोई माध्यम नहीं होता है। तो इसका अपवर्तनांक जो होता है 0 होता है। निर्वात जहाँ हवा भी नहीं हो। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे, हवा में जाएंगे। हवा का अपवर्तनांक जो होता है 1.008 होता है। हवा का अपवर्तनांक 1.008 होता है। अब हवा से थोड़ा सा हम डेंसर माध्यम यानी सघन वाला माध्यम में चलेंगे तो
पानी का अपवर्तनांक जो होता है वह 1.33 होता है, 1.33 होता है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे कांच। कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.5 होता है। ऐसे फिलेंट कांच या क्राउन कांच का अपवर्तनांक अलग होता है, लेकिन नॉर्मल कांच हम यहाँ लिए हैं 1.5 होता है। इसके बाद हम लोग लेते हैं हीरा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 या 2.48 भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि इतना ही माध्यम है, किरोसिन तेल है, निर्वात स्टील है, वो सब का भी अपवर्तनांक होता है। लेकिन इतने माध्यम लेने का हमारा मतलब सिर्फ यहाँ ये है कि आपको ये पता चले कि सघन वाला माध्यम जैसे जैसे सघनता बढ़ रहा है उसका अपवर्तनांक भी बढ़ रहा है। आप देखिए निर्वात और हवा में कंपेयर कीजिए तो हवा यहाँ जो हुआ निर्वात के अपेक्षा ज़्यादा सघन हुआ, यानी यह इसका सघनता ज़्यादा है निर्वात के अपेक्षा, तो इसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा है। इस दोनों में देखिए इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। और हवा और पानी से आप कंपेयर कीजिए तो पानी का सघनता ज़्यादा होता है हवा के अपेक्षा, तो यहाँ देखिए इसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा है। हवा और पानी में पानी का अपवर्तनांक ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए पानी और कांच से आप कंपेयर कीजिए तो कांच ज़्यादा सघन है पानी के अपेक्षा, तो यहाँ देखिए इसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा है। कांच का अपवर्तनांक पानी के अपेक्षा ज़्यादा है। और यहाँ हीरा और कांच में कंपेयर कीजिए तो हीरा ज़्यादा सघन है कांच के अपेक्षा, तो यहाँ देखिए हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपेक्षा ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी सघनता जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे इसका अपवर्तनांक भी बढ़ता है। यानी जिस माध्यम का सघनता ज़्यादा होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा। कभी भी हम दो माध्यम को ही कंपेयर करेंगे, ई ना कि एगो हीरा उठा लीजिए एगो इस्पात उठा लीजिए, ऐसा थोड़े होगा। ये कभी भी हम लोग दो माध्यम को ही कंपेयर करेंगे। तो इतना बात को समझ गए कि सघनता ज़्यादा होगा तो माध्यम का अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा। अब अपवर्तनांक का एक और जो बेसिक बात है वो होता है कि कभी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वह 1 से कम नहीं होता है, 1 से कम नहीं होता है। हम क्या बोले हैं, माध्यम का अपवर्तनांक लिख देते हैं हम, अपवर्तनांक कभी भी 1 से कम नहीं होगा। कहीं कहीं किस किताब के भाषा में यह लिखता है कि एकांक से कम नहीं होता है, एकांक से कम नहीं होता है, यानी उसका मतलब एक ही समझिएगा। तो माध्यम का अपवर्तनांक कभी भी 1 से कम नहीं होता है। देखिए हम सबसे बेसिक उठाए हैं निर्वात, तो इसका 0 है, लेकिन हम पहले ही बताया कि निर्वात कोई माध्यम नहीं। अब आप कहिएगा कि निर्वात का अपवर्तनांक 0 होता है, तो निर्वात माध्यम भी तो नहीं है। अब हवा, निर्वात के बाद हवे ना आएगा, तो हवा का अपवर्तनांक देखिए 1.008 है, यानी 1 से ज़्यादा है। तो कभी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह 1 से कम नहीं होता है। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, इसको याद रखिए। चलिए, लाइट का कुछ इशू हो गया था, कोई बात नहीं। अपवर्तनांक का हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम आपको अपवर्तनांक बता रहे थे जिसको हम लोग म्यू द्वारा डिनोट करते हैं। म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इसको कुछ हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि चाहे मान लीजिए कि पानी का अपवर्तनांक दे दिया है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है ना।
अगर दे दिया है 1.33 या 4/3 होता है, 4/3 को ही आप तोड़िएगा तो इतना ही होगा 1.33। अगर पानी का अपवर्तनांक 4/3 दिया हो तो प्रकाश में पानी का चाल कितना होगा। क्वेश्चन ये है कि पानी का अपवर्तनांक अगर 4/3 दिया हो तो प्रकाश में पानी का चाल, चलिए तो हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो किसी माध्यम यानी माध्यम यहाँ पानी है, तो पानी को हम लोग W से डिनोट कर दे रहे हैं, वाटर। तो हम लोग को यही ना ज्ञात करना है कि पानी में प्रकाश की चाल कितना है, और यहाँ अपवर्तनांक तो दे दिया है 4/3, तो यहाँ हम लोग रख दिए 4/3 गुने 10 के पावर 8 बराबर W। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो W बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 गुने 10 के पावर 8 बटा 4। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ लिख देते हैं, सोल्व कीजिएगा तो आएगा 4 दूना 8, 2.25। और यहाँ देखिए पानी में मतलब कि यहाँ चाल पूछ रहा है, प्रकाश में पानी की चाल पूछ रहा है, वाटर का चाल पूछ रहा है, तो यहाँ मात्रक लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। यही हमारा होता है प्रकाश में पानी का चाल 2.25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ समझ गए कि अपवर्तनांक उसका दे दिया है 4/3, तो अपवर्तनांक 4/3 रख दिए, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8, 3 गुने 10 के पावर 8, और प्रकाश में हमको पानी का चाल निकालना है, उसको हम W मान लिए। W इधर आएगा और 3 से 3 में इसमें गुना होगा तो 9 गुने 10 के पावर 8 हो जाएगा। 4 यहाँ गुना है तो भागा में आ जाएगा, 4 से हम भाग देंगे तो इतना हमारा आ जाएगा। इस बात को समझ गए। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, वहाँ से भी इस बात को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ मान लीजिए कि हीरा दे दिया, कि हीरा का अपवर्तनांक अगर दे दिया, का दिया रियल में ही हम लिख देते हैं 2.42। तो प्रकाश में हीरा का चाल, अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा, अब देखिए किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हीरा में प्रकाश की चाल निकालना है, तो हीरा हमारा माध्यम है, तो ये डायमंड डी से डिनोट, आप इसको XYZ कुछ भी मान सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। म्यू का मान दे दिया है 2.42 दे दिया है ना, 3 गुने 10 के पावर 8 बटा D करेंगे, ई इधर आएगा, सोल्व करेंगे तो D बराबर ई इधर जाएगा, 3 गुने 10 के पावर 8 बटा 2.42। और यह हमारा जो प्रकाश में हीरा के चाल निकालना है, तो यहाँ मात्रक हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो यही जो है डायमंड में प्रकाश में डायमंड का चाल 3 गुने 10 के पावर 8 बटा 2.42 मीटर पर सेकेंड हमारा आ गया। न बात को समझ